आपके पिता चुनाव लड़ रहे हैं बगल की सीट से, अम्बाला शहरी से, तो उनको कांग्रेस से टिकट मिला है, तो क्या घर में कभी चर्चा होती है या ऐसे कभी चर्चा होती है कि आपको मिल गया, कोई शिकायत है कि आपको मिला और मुझे नहीं मिला? मतलब वो मुझे क्या जवाब देते, वो यहीं पे थे मैंने दीपेंद्र जी को कॉल किया और उन्होंने कहा चित्रा वी ट्राइड वेरी हार्ड, आई एम रियली सॉरी। पिछली बार की तरह अनिल विज जी का जो अब की बार एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है, जैसे उन्होंने गब्बर की संज्ञा तो अपने आप को बहुत पहले दे दी थी कि मैं गब्बर, ना तो गब्बर कोई संत था ना कोई सकारात्मक व्यक्तित्व था, वो तो एक लुटेरा था। सीएम पद के लिए एक बड़ा चेहरा हो सकते हैं, जिसके बाद ऐसी भी हवा उड़ी के लोगों में एक भरोसा थोड़ा सा बढ़ा है अनिल विज को लेकर। होम मिनिस्टर तो बनाया नहीं था, चीफ मिनिस्टर बनाने का कहाँ से सवाल है इस वक्त? विकास के नाम पर 3000 करोड़ आया, लेकिन कहाँ गया पता नहीं। टेंडर का खेल चल रहा है। हम कहते हैं टेंडर ना गंगा होती है, जितनी बार गंगा बहती उतनी बार कोई नहा के जाता है उसमें। कांग्रेस प्रत्याशी जो है परविंदर परी, उनका ये कहना है कि आप वोट काट रहे हैं। क्या कोई काट सकता है और क्या कोई कमा सकता है, ये तो लोग फैसला करेंगे इसमें। हरियाणा का शहर अंबाला और यहाँ की कैंट विधानसभा हॉट सीट बनी हुई है, जिसकी वजह है अनिल विज, जो 6 बार के विधायक हैं और इस बार भाजपा की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं और उनको कड़ी टक्कर दे रही है चित्रा सरवरा। चित्रा कांग्रेस में थी और चाह रही थी कि कांग्रेस से उन्हें टिकट मिले, लेकिन कांग्रेस ने परविंदर परी को चुनाव मैदान में उतारा, जिसके बाद चित्रा ने निर्दलीय लड़ने का फैसला लिया। चित्रा जी, आप एक मजबूत कैंडिडेट रही हैं यहाँ की, पिछली बार भी आपने चुनाव लड़ा था और दूसरे नंबर पर रही थी, तो किसी भी पार्टी के लिए आप एक सबसे बेहतरीन दावेदार हो सकती थी, उसके बावजूद भी कांग्रेस ने आपको टिकट क्यों नहीं दिया? देखिए, क्वाइट फ्रैंकली रात के 2:30 बजे जो लास्ट नाइट थी, उस वक्त मुझे पता चला कि टिकट कट चुका है और रात की 2:30 से दोपहर के 2:30 तक सिर्फ 12 घंटे का टाइम था, जिस दौरान हमें अपना सारा कुछ एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे नामांकन और सारा कुछ और माइंडसेट और टीम को वो करना था। तो शायद मैं आपसे सच कहूँ तो मेरे पास अब तक ये जानने का और बूझने का टाइम ही नहीं मिला कि हुआ क्या। एंड डेफिनेटली मैं सोचती हूँ कि भी एक बार चुनाव ख़त्म हो जाएगा तो पता तो करेंगे। मुझे कुछ आइडिया नहीं। एंड हमारे लिए भी बड़ा शॉकिंग था, अंबाला के लिए भी बड़ा शॉकिंग था। कई बार जैसे ये बोला गया कि हुड्डा आए, कई सारे नेताओं से बात करी, मनाया, लेकिन आपसे कोई बातचीत नहीं हुई उनकी। देखिए, मैं यही कहूँगी कि मुझे टिकट नहीं मिला इस बात का दुख था, लेकिन अगर कोई मुझे बैठने को कहता तो मुझे बहुत मैं समझती हूँ और तरह से बुरा लगता। मुझे लगता कि भाई मेरी मेहनत बिल्कुल ही नकार दी उन्होंने, किसी ने मुझे बैठने को नहीं कहा। तो मैं इस पूरे मैं कहूँगी श्रृंखला में जो सारे एपिसोड हुआ है सारा का सारा, इसके अंदर दैट्स द ओनली थिंग विच आई फाइंड जिसने मेरे को थोड़ी डिग्निटी और थोड़ी ग्रेस वो करके रखी। कम से कम टिकट कट गया तो मुझे बहुत अपमानित महसूस होता अगर मुझे वो ये कह देते आप बैठ जाओ, तो आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। जैसे कई बार आपके पिता चुनाव लड़ रहे हैं बगल की सीट से, अम्बाला शहरी से, तो उनको कांग्रेस से टिकट मिला है, तो क्या घर में कभी चर्चा होती है या ऐसे कभी चर्चा होती है कि आपको मिल गया, कोई शिकायत है कि आपको मिला और मुझे नहीं मिला? देखिए, मेरे पिताजी और हम 2 सेपरेट आइडेंटिटीज, 2 सेपरेट टीम, 2 सेपरेट मैं कहूँगी कर्म भूमि पिछले चुनाव में बन गए थे 2019 में, और उसके बाद से कैंट और हमारा अपना सिस्टम रहा था, उनका अपना रहा था। हाँ, ये ज़रूर हुआ कि मैंने उनसे पूछा कि ये क्या हुआ, पर वो मेरे को क्या जवाब देते। जैसा कि मैंने कहा कि भाई हमारा उस वक्त एक सिस्टम चल पड़ा था और उसके बाद उनका नामांकन था 11 बजे, वो पहले अनाउंस हो चुका था, सारी टीमें पहले जा चुकी थी, तो हमने फिर अपना शुरू कर दिया। तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ भी वो बात हुई, और आज तो हम उससे बहुत आगे आ गए हैं कि किसी भी तरह की मैं उनसे मतलब वो मुझे क्या जवाब देते, वो यहीं पे थे उस दिन। जैसे आपने बोला कि रात 2:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक की ये बात थी, तो उन 12 घंटों में क्या आपके दिमाग में चल रहा था, क्या क्या हुआ है? देखिए, 12 घंटों में रात को 2:30 बजे तो बता दिया था, क्योंकि बहुत से लोग बैठे हुए थे सोशल मीडिया पे वेट कर रहे थे। पहले नाम आया परमेल परी, तो मुझे लगा कि इतनी बड़ी गलती, पार्टी अपने कैंडिडेट का ही नाम गलत लिख दे, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे लगा शायद फेक लिस्ट है। अच्छा, आपको भरोसा ही नहीं हो रहा था? हाँ, भरोसा नहीं हो रहा था, और क्योंकि वो किसी ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट नहीं हुआ था उस टाइम, एक न्यूज़ उसने करा था इसको इशू। और उसके बाद जब हुआ रात को तो यही था कि भी वेरी सरप्राइजिंग, और मैंने दीपेंद्र जी को कॉल किया और उन्होंने कहा चित्रा वी ट्राइड वेरी हार्ड, आई एम रियली सॉरी। तो फिर वही था, देन आई हैड अ वर्ड विद माय फादर एंड उन्होंने कहा कि भी जो आपकी मर्जी। और मेरे को लगता है सुबह 6 बजे से लोग पहुंच चुके थे घर यहाँ पे,
तो कब रात निकल गई, कब बाहर आए, और किसी ने ये सवाल ही नहीं करा कि क्या करेंगे। बाहर आते ही एक ही बात है, हम लड़ेंगे। तो वो सवाल पूछने का भी टाइम नहीं आया कि क्या करना है, और इमीडिएटली सब ने कहा जी, क्योंकि लास्ट टाइम भी हुआ है हमारे साथ, तो अब की बार ना हम इस चीज़ को हैंडल करने के लिए प्रिपेयर थे, प्रैक्टिस हो रखी थी। फटाफट से पहली बात आई, चुनाव चिन्ह क्या लेना है जी, ये क्या करना है जी। जो लोग दूर भी बैठे थे वो सारे एकदम से इकट्ठे हो गए, और मतलब सारा का सारा एकदम से स्टार्ट हुआ। और मुझे लगता है हम प्रिपेयर्ड थे। अंबाला कैंट में भी एक अजीब सा आया हर पार्टी से रिएक्शन कि ये क्या हुआ, और मुझे लगता है अब की बार अंबाला कैंट भी मेंटली रेडी था दैट चित्रा एज एन इंडिपेंडेंट एक पॉसिबिलिटी है। लास्ट टाइम मुझे सेकंड पोजीशन पे रही, 45,000 के करीब वोट पड़े थे, अराउंड 20,000 कुछ वोटों से 20,000 से हम पीछे रहे थे। और उसके बाद जो थर्ड पोजीशन पे कांग्रेस के प्रत्याशी थे उन्हें 8,000 वोट पड़ी थी। तो पिछली बार तो 75 पार का नारा था, अनिल विज जी ने उस वक्त तो सीएम बन भी जाते। तो बहुत सी बातें थी उस हालात में भी। सब लग 38% लोगों ने, नियरली 40% पीपल इन अंबाला थॉट कि भी हम उनसे सहमत नहीं, एंड शी कैन ये जिम्मेवारी संभाल सकती है। तो उस वक्त भी उन्होंने फेथ दिखाई थी। तो अब की बार तो हम सब, मैं समझूंगी, कहीं ना कहीं रेडी थे, और इस रिएक्शन ने एक सिंपैथी दी। इस रिएक्शन ने मेरे चुनाव को पार्टी की लाइन से ऊपर उठा दिया, और इस रिएक्शन ने, मैं समझूंगी, एक ऐसा इसका चेन रिएक्शन हुआ कि हम निर्दलीय से आज सर्वदलीय होते चले जा रहे हैं। जैसे आपने अनिल विज जी का जिक्र किया, तो वो एक मजबूत प्रत्याशी है, लगातार 3 बार से तो विधायक रहे हैं, और अगर हम शुरुआत से देखें तो 6 बार विधायक रह चुके हैं। तो आप कितनी मजबूती से इस बार चुनाव मैदान में उतर रही हैं? मुझे लगता है पिछली बार जो कमी रह गई थी, अब की बार हम वो पूरी तरह से कवर अप कर लेंगे। पिछली बार की जो है वो भाजपा की हवा नहीं है। पिछली बार की तरह अनिल विज जी का जो अब की बार एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है। उन्होंने अपनी ताकत की और सत्ता की और कुर्सी की चरम सीमा एक तरह से देखी है छठी टर्म में, और उसका बहुत ज़्यादा प्रकोप अंबाला को झेलना पड़ा है। किस तरीके से? जैसे जब वो गृह मंत्री बने, उससे पहले भी उनका एक, जैसे उन्होंने गब्बर की संज्ञा तो अपने आप को बहुत पहले दे दी थी कि मैं गब्बर। हाँ, ये भी एक कमाल ही है, सवाल है कि गब्बर क्यों कहते हैं? गब्बर क्यों कहते हैं? ना तो गब्बर कोई संत था, ना कोई सकारात्मक व्यक्तित्व था, वो तो एक लुटेरा था। बट चलो, उन्होंने अपने आप को नाम दिया, लेकिन ओवर टाइम अंबाला के अंदर एक डर का माहौल बैठ गया था। कोई उनसे सवाल जवाब नहीं कर सकता था। बहुत से ऐसे केसेस हुए जहां ऐसा लगा कि कोई उभर रहा है, तो उसके ऊपर रेड्स पड़ी, केसेस हुए, परिवार भगौड़े हो गए। ऐसा भी हुआ कि बिल्डिंग्स थी जिनके नक्शे पास थे, उन पर बुलडोजर चला दिए गए। तो पिछले 5 साल में जो डर बढ़ता आ रहा था, एक सन्नाटा बन गया था। जैसे था ना, इतना सन्नाटा क्यों है भाई, वो एक्चुअली अंबाला का हाल था। मतलब बाजार में अगर मैं जाती थी तो मुझे अपनी दुकान में कोई आराम से बुला नहीं सकता था, उसको डर लगता था। मैं किसी से कहती थी मेरे घर आके चाय पीजिए, तो बेचारे कहते थे जी अकेले में आएंगे या अभी रहने दीजिए। और पिछले 5 साल लोगों ने ऐसा आशीर्वाद दिया था, वो 45,000 की थपकी, हम बिल्कुल खुश होके मैदान में रहते थे। तो भोग में जब जैसे मैं जूते पहन रही हूँ तो कोई आके धीरे से बोलता था, वेल डन, कीप इट अप, आई एम रिटायर्ड सो एंड सो, मैं आपके साथ हूँ। तो इस तरह से हमने 5 साल एक आवाज़ को उठाए रखा है अनिल विज जी के सामने। और ये डर था, जो हम कहेंगे, जो एक भयमुक्त अंबाला का नारा हमने अब की बार दिया है। पिछली बार भी मेरा कैंपेन का मेन लाइन था, डर मत वोट कर। तो हम सबसे कहते थे कि जब आप बटन दबाने जाओगे तो कोई नहीं देख रहा, और इस डर को खत्म करना है तो बस एक ही बटन दबाना है। तो भयमुक्त अंबाला, कल हमने एक यात्रा निकाली और हमने कहा भी हम इसके लिए अंबाला की शक्तियों का आह्वान करते हैं। सारी मातृशक्ति इन्वाइटेड थी, और इट वाज अ ह्यूज, बहुत बड़ा कल एक हुजूम महिलाओं का सड़क पे उतरा। जैसे आपने महिलाओं की बात करी, तो कई बार जब कोई महिला प्रत्याशी मैदान में होती हैं तो कहा जाता है कि वो आवाज भी उठाएंगी तो महिलाओं की उठाएंगी, गांव जाके महिलाओं की बात करेंगी, बाकी मुद्दे पीछे रह जाते हैं उस। नहीं, मैं कहूँगी ये बहुत ब्रॉड जनरलाइजेशन है। हमारे देश ने इंदिरा गांधी जैसे नेता को भी देखा है, हु वाज कॉल्ड द आयरन वुमन। हमने यहाँ पे सुषमा स्वराज जी जैसे एक व्यक्तित्व अंबाला कैंट से ही उभर कर गया है। प्रदेश की राजनीति में भी बहुत सी महिलाएं रही हैं। तो मैं नहीं समझती महिलाओं को महिलाओं के मुद्दों तक सीमित किया जा सकता है या वो रहती हैं। आज अगर बाजार की बात हो, किसान की बात हो, इंडस्ट्री की बात हो, तो हर मुद्दे पे हम रहे हैं साथ।
जैसे आपने जिक्र किया कि कुछ कमियां जो पिछली बार रह गई थी इस बार पूरी होंगी, क्या वो कमियां आपको लगती हैं कि पिछली बार नहीं आप उन पे खरी उतर पाई थी? नहीं, मैं खरी पिछली बार भी उतर जाती। आप समझिए ना कि 38% 40% लोग जब आपको पिछली बार भी कर रहे हैं, पर उस टाइम एक चैलेंज और था कि 75 पार था और सरकार भाजपा की ही आनी थी और अनिल विज जी को मिनिस्टर बनना ही बनना तय था और बहुत से काम थे, लोगों ने सोचा अब पूरे होंगे, अब पूरे होंगे। आज 10 साल तो यही हो गए सत्ता के, 15 साल हो गए विधायकी के, 30 साल हो गए हैं अम्बाला कैंट में नुमाइंदगी के, लेकिन आज भी लोग सोचते हैं कि काम पूरे होंगे नहीं होंगे। तो मैं उन्हें कहती हूँ भाई तुम्हारे काम अब पूरे हो चुके हैं अब तक, क्योंकि अम्बाला का ऑलमोस्ट हर बड़ा प्रोजेक्ट जो है घोटाले के सवालिया निशान क्योंकि रुका पड़ा है, खड़ा खड़ा। जैसे उन्होंने तो जिक्र किया कि वो सीएम पद के लिए एक बड़ा चेहरा हो सकते हैं, जिसके बाद ऐसी भी हवा उड़ी के लोगों में एक भरोसा थोड़ा सा बढ़ा है अनिल विज को लेकर। बढ़ा नहीं था जी, उस दिन वो कहीं ना कहीं अपनी घबराहट को व्यक्त कर गए और ये बात कि भाई होम मिनिस्टर तो बनाया नहीं था, चीफ मिनिस्टर बनाने का कहाँ से सवाल है इस वक्त। और जैसे उन्होंने ये स्टेटमेंट दी तो इसमें लगा कि भी बौखलाहट है। अब मुख्यमंत्री पद की जो गाजर है और डंडा दोनों आज अम्बाला के आगे लटकाया भी जा रहा है और दिखाया भी जा रहा है। और उनकी स्टेटमेंट के आते ही उनके संगठन के एक वरिष्ठ नेता ने इसका पूरी तरह से खंडन कर दिया। तो मैं समझती हूँ ये स्टेटमेंट बहुत बुरी तरह बैकफायर करी, से उनको राजनीतिक तौर पे और वोट के तौर पे बड़ा नुकसान हुआ। आपका एक स्टेटमेंट है, मैं कोट अनकोट कर देती हूँ कि विकास के नाम पर 3000 करोड़ आया लेकिन कहाँ गया पता नहीं। ये किस चीज को लेकर आपने बोला था? ये आप अम्बाला में वो कहते मैं 3000 करोड़ लाया हूँ। हमने बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और स्टेटमेंट सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें बोला कि आप लगाया कहाँ है ये दिखा दो और किस हिसाब से लगाया। हमारे यहाँ पे एक फुटबॉल स्टेडियम है, इंटरनेशनल फुटबॉल स्टेडियम। एक समय था अम्बाला की टीम ने मोहन बागान को हराया था, तो मोहन बागान की टीम को हराने के बाद एक फुटबॉल चौक बना था और फुटबॉल हमारा वहाँ पे स्टेडियम था। इन्होंने कहा हम नया बनाएंगे। 2016 में प्रोजेक्ट का टेंडर उठा और ठेकेदार ने 40 करोड़ में 2 साल में ठेका उठाया था। 18 में जहाँ स्टेडियम बनना था उसी ठेकेदार को फिर 2 साल और 40 करोड़ दे दिए गए। 20 में जहाँ काम पूरा होना था, काम पूरा होना दूर, उस ठेकेदार को फिर 2 साल और 40 करोड़ दे दिए। 2022 फरवरी मार्च के करीब जब ये साफ हो गया कि 120 करोड़ लग चुका है, 6 साल जा चुके हैं और बना नहीं है, तो उन्होंने कहा कुछ ज्यादा सामान लगा दिया होगा भी, एक प्रोजेक्ट पे 3 गुना पैसा। स्कैनिंग करी तो पता चला कि इसमें 3300 टन लोहा लगना था, 1300 ही लगा है, बाकी कागजों में लग रहा है। जो उसके नट थे, बोल्ट थे, जहाँ 2 फुट के होने थे वहाँ 1 फुट के हैं। तो इस तरह से हर प्रोजेक्ट अम्बाला का समय सीमा को 2 से 3 गुना टाइम जा चुका है, बजट को 2 से 3 गुना बढ़ चुका है। काम जो शुरू होता है उसी के ऊपर नींव है, दीवार है, बिल्डिंग है, उसमें कहीं ना कहीं घोटाला 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 आज आ रहा है। तो इसीलिए हमने उन्हें कहा स्ट्रीट लाइट्स, फैंसी लाइट्स, पेड़ लगे पाम के, पता नहीं किस रेट पे खरीदे हैं। तो और 200 करोड़ की सीवरेज अम्बाला कैंट में 2014 से डल रही है। आपको ऐसी कॉलोनियां मिलेंगी पॉश जो कहते हैं जी 7 साल पहले मेरी सीवरेज बाहर डाल गए, आज तक जुड़ी नहीं है। हाँ, अम्बाला कैंट में जैसे ये नालों का और पानी भराव का एक बड़ा मुद्दा है। अम्बाला में आप 30 साल नुमाइंदे रहो, आपको दफ्तर से दफ्तर मिले, बजट से बजट मिले, तो समय था, पैसा था, पावर थी, और फिर भी आज अम्बाला ड्रेनेज, गार्बेज, सीवरेज, कूड़े में, निकासी में और गटरी नहीं है हमारे यहाँ पे, जो कि मूलभूत एक किसी शहर का बेस होता है। तो ये क्या कहता है? हम बैठे हैं जीटी रोड पे, लेकिन हमसे आगे आज मुलाना चला गया है। हम लोग कहते हैं नारायणगढ़ का भी शायद इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे से बेटर होगा और हम कैंटोनमेंट रहे हैं। तो आई थिंक हम तो बहुत बुरी तरह से पिछड़े हुए हैं। आज सड़क पे सड़क उधड़ रही है, टेंडर का खेल चल रहा है। हम कहते हैं टेंडर ना गंगा होती है, जितनी बार गंगा बहती उतनी बार कोई नहा के जाता है उसमें। जैसे आपने एक प्रोजेक्ट का जिक्र किया जो ग्राउंड से जुड़ा हुआ था, आप भी वॉलीबॉल प्लेयर रही हैं, फिर उसके बाद आपने डिजाइनिंग करी, फर्नीचर एनआईडी अहमदाबाद से, हाँ, डिजाइन स्पेशलाइजिंग। और उसके बाद राजनीति में आने का फैसला कैसे लिया? पिता की वजह से या फिर अपना फैसला था, अपना इंटरेस्ट था आपका? देखिए, हम 4 बच्चे हैं। हमारे फादर ने कभी हमारे को इस तरह से नहीं तैयार करा कि भाई आप पॉलिटिक्स में मेरे बाद कोई उत्तराधिकारी होगा। और 2010 तक मैं दिल्ली में प्रोफेशनल जॉब कर रही थी।
कॉमनवेल्थ गेम्स का इमेजिन लुक मैंने हैंडल किया था, हमारी कंपनी उसे कर रही थी। तो उसके बाद मैंने एक सबैटिकल लिया और उस दौरान मैं यहाँ रही थोड़े दिन। और कुछ किस्मत कहें, कुछ ये कहें कि भाई लोगों के साथ मेरे को काम करना पसंद भी है, ना जाने कब इन्वॉल्व हो गए। कोई ऐसा खास किस्सा जिससे आपको लगा हो कि हाँ, अब मतलब मुझे भी ये करना है? ऐसा था कि जब भी कुछ आता था तो उस पर चर्चा होती थी, तो मैं सुझाव देती रहती, ऐसे कर लें, ऐसे कर लें। प्रोजेक्ट था, प्रोग्राम था, प्रधान जी की, मेरे फादर की कोई लेटर होती थी, प्रेजेंटेशन होती थी, तो धीरे धीरे आप इन्वॉल्व हो गए, फिर लोगों से जुड़ने लग गए। फिर ये होता था, ये एहसास हुआ कि राजनीति कितना बड़ा मंच है अगर आपको कुछ बेहतर करना है। देखिए, डिज़ाइन जो हमें सिखाते हैं वो फैशन डिज़ाइन जैसा नहीं है। हमारे यहाँ पे डिज़ाइन प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल है, सिस्टम डिज़ाइन सिखाते हैं। तो हम यही कहा करते थे कि जब पॉलिसी बनती है उसी वक्त डिज़ाइन इंटरवेंशन होनी जरूरी है। और डिज़ाइन इंटरवेंशन होती है कि इससे किस किस लोग को असर पड़ता है, कौन कौन इसके अंदर आज कल परसों इन्वॉल्व हो सकते हैं, उनको इकट्ठा कैसे लाएं, हमारा एनवायरनमेंट का क्या होगा, गली का क्या होगा, एंड देन यू डिज़ाइन। तो मैं हमेशा यही सोचती थी कि भी पॉलिसी डिज़ाइन और पॉलिटिक्स में ये ज़रूर लगा कि इससे बड़ा मंच क्या हो सकता है अगर कुछ बेहतर करना है। और जब चुनाव आया तो ऐसे तो हंसते खेलते ही आ गए। करना है इतना वो नहीं था, कुछ भी कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है, और कुछ अच्छा ही होगा, ये सोच के एंटर हुए थे। अच्छा, एक चित्रा सर्वरा जो 2019 में चुनाव लड़ रही थी और एक चित्रा सर्वरा जो 2024 में चुनाव लड़ रही है, उनके बीच क्या फर्क है? उसके बीच ये फर्क है कि बीन देयर डन दैट, एक लाइन होती है ना कि हमने ये कर रखा है, पिछली बार जो कमियां रही वो हम बेटर हैंडल कर रहे हैं। और अब की बार जैसा कि मैंने कहा, मैं भी अलग हूँ और अब की बार अंबाला भी अलग है। तो अब की बार में ये है कि आई गेस बहुत हो चुका। तो अब की बार पिछली बार हम जीतने के लिए नहीं उतरे थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लड़ने के लिए उतरे थे। अब की बार जब हम उतरे तो यही था, अब की बार जीतना है, यू नो। हाँ, जैसे कांग्रेस प्रत्याशी जो है परविंदर परी, उनका ये कहना है कि आप वोट काट रहे हैं। देखिए, जो 45,000 वोट ले रहा है वो वोट काट रहा है कि जो 8,000 वोट ले रहा है वो काट रहा है, इस पे बहुत बड़ा फर्क होता है। और वोट काटना बाद में आता है, टिकट काटने पे भी चर्चाएं हो जाती हैं उससे पहले। और हम तो ये कहते हैं कि देखिए, पार्टी तो एक टिकट देती है, वोट तो 2 लाख लोगों ने देनी है। क्या कोई काट सकता है और क्या कोई कमा सकता है, ये तो लोग फैसला करेंगे इसमें। जैसे अगर आप चुनाव जीत जाती हैं तो किन मुद्दों पर आगे काम होगा? देखिए, मूलभूत सुविधाओं पे, अंबाला में पॉलिसी लेवल पे कई मुद्दे जो बिना बात के अटके हुए हैं। रजिस्ट्री बंद है, आप सिर्फ मलबे के मालिक हो, आपको प्रॉपर्टी बेच नहीं सकते हो, पिताजी नहीं रहे तो बच्चे ट्रांसफर नहीं करा पाते, लोन नहीं मिल रहा, तो ये सारी और हम बहुत बड़ा एक फाइनेंशियल हब थे, एशिया की निश साइंस इंडस्ट्री हमारे पास थी, हमें तो बूमिंग होना चाहिए था। हमारी पूरे हरियाणा की और पंजाब की बेस्ट मार्केट कपड़ा की हमारे पास थी, वो मार्केट्स हमारी बड़ी हुई देश विदेश से लोग आते हैं, आते थे, आज लेकिन नहीं आ पाते। ब्यूटिफिकेशन के नाम पे बाजार में इतना बुरा हाल हुआ है, धंधा पिट गया है। कोई नया कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल एरिया डेवलप होना चाहिए था। टाउन प्लानिंग के तौर पे हमारा भविष्य क्या है, अंबाला का कल क्या है, उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। अनऑथोराइज्ड कॉलोनियों से भरे हुए हैं लोग, अनऑथोराइज्ड कॉलोनी में रहने पे मजबूर हैं। 10 साल में एक कॉलोनी को ऑथोराइज नहीं करा, और जबकि इतनी कॉलोनीज रेडी थी। 2013 में जब मैं एमसी बनी तो हमने वो भी करा था उस टाइम कि भाई हम इनको करवाएंगे। तो ये कई मुद्दे हैं जिनके ऊपर मैं समझती हूँ चौतरफा काम करना पड़ेगा। और सबसे पहला तो मेरे को लगता है सफाई का, और बाढ़ जो आज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है, अगले साल 10-12 महीने में फिर सर पे आई खड़ी होगी, तो उसके ऊपर काम होगा। चित्रा जी, सवाल तो बहुत है लेकिन समय की कमी की वजह से मेरा बस आखिरी सवाल ये है कि आपका फेवरेट नेता कौन है, मतलब देश भर में भी और हरियाणा में भी, जो अभी एक्टिव है? मतलब ऐसे तो हमें पता है कि कौन है, लेकिन जो अभी एक्टिव है। ऐसे आपको पता है कौन? हाँ, ऐसे आपका मैंने एक जगह देखा था कि नेहरू जी आपको बहुत पसंद है। देखिए, एक्टिव नेता, देखो, सीनियर्स हमारे होते हैं, वो तो इंस्पिरेशन होते हैं, हम नहीं कह सकते हम उन्हें पसंद करते हैं। बट यस, मैंने जैसा कि कहा, दीपेंद्र हुड्डा जी वॉज अ वेरी इंस्पायरिंग एग्जाम्पल एंड स्टिल इज। युवा हैं, सिल्वर स्पून के साथ या गोल्डन स्पून के साथ पैदा हुए, और सब कुछ था, लेकिन सुबह से शाम मेहनत करते हैं, ज़मीन के साथ, ज़मीन पे लोगों के साथ अपने आप को जोड़ते हैं।
तो यस, और कोई घमंड नहीं है, कोई उनके अंदर किसी भी तरह का मैं अहम ना नहीं है, तो मैं समझती हूँ बहुत अच्छा है उनका। और पूरे देश भर में? देश भर में बहुत हैं, मतलब देयर आर मेनी, हर कोई अलग अलग चीजें इंस्पायर कोई करता एक दो नाम? है। मैं से एकदम से तो मैं क्या कहूँ, देयर मेनी आई थिंक। तो ये थी चित्रा जी के साथ पूरी बातचीत। चित्रा इस बार इस विधानसभा सीट से पूरे जोश में चुनाव लड़ने को तैयार है। नमस्ते, मैं हूँ रक्षा, मेरे साथ कैमरे के पीछे मोहन है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।